आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के मामले में बड़ी खबर मिल रही है। वायरल वीडियो मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है और आज कानपुर आएंगे एसआईटी चीफ जीएल मीणा। एसआईटी के सभी सदस्यों ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटा लिए हैं। मामले की आंतरिक जानकारी भी जुटाई गई है। एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर ने दस्तावेज जुटाए। कथित तौर पर इफ्तिखारुद्दीन की लिखी किताबें भी बरामद की गई हैं। एसआईटी ने बरामद की है इफ्तिखारुद्दीन की लिखी हुई किताबें। जी हां, एसआईटी की कार्रवाई तेज, जांच तेज, सबूत इकट्ठे करने में जुटी हुई है एसआईटी। मामले की आंतरिक जानकारियां भी इकट्ठी की जा रही हैं। किताबें जो लिखी गई आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के द्वारा वो भी बरामद की गई हैं और इसके अलावा भी तमाम दस्तावेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। एसआईटी की जांच तेज। वायरल वीडियो के मामले में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के एक एक कर एसआईटी ने सभी वायरल वीडियोस देख लिए हैं। जितने भी वायरल वीडियोस प्रकरण से जुड़े हुए हैं उन सबको एक एक करके एसआईटी ने देखा है। एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर ने इस मामले से जुड़े दस्तावेज जुटाए हैं। बड़ी खबर, एसआईटी की जांच तेज। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो के मामले में कानपुर से बड़ी खबर। किताबें जो लिखी गई कथित तौर पर इफ्तिखारुद्दीन के द्वारा वो भी बरामद कर ली गई। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। अगली बड़ी खबर भी कानपुर से है। आईएएस वायरल वीडियो के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। एसआईटी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। मंडलायुक्त आवास के ही एक कमरे का है ये वायरल वीडियो। सूत्र हमारे महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं। ये वायरल वीडियो जिसको हमने आपको दिखाया, जो आपने देखा, सूत्रों के हिसाब से एसआईटी की जांच में सामने आया है कि मंडलायुक्त आवास के ही एक कमरे का ये वायरल वीडियो है। एसआईटी भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि कमिश्नर आवास के ही एक कमरे में इस वीडियो को बनाया गया। वहीं पर यह सब कुछ हुआ जो इस वीडियो में दिख रहा है। आइए और ज्यादा डिटेल्स हासिल करते हैं। सीधा कानपुर चलते हैं। रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट हैं और रतीश के पास हम चलेंगे। रतीश से जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारियां हैं एसआईटी की जांच के बारे में, एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में। रतीश, आपके पास जो जो अपडेट्स इस वक्त मौजूद हैं वो विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल, देखिए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वो नमूना भर कहा जा रहा है, क्योंकि एसआईटी ने जो अपनी जांच शुरू की है, बुधवार को एसआईटी के चीफ डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीणा कानपुर पहुंचे थे। उनकी पूरी टीम कानपुर पहुंच चुकी है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है और एसआईटी के सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये मात्र 5, 6 या 10 मिनट का वीडियो नहीं है। ये करीब 5 घंटे के वीडियो हैं जिनको खुद रिकॉर्ड कराया गया था और 5 घंटे के जो वीडियोस हैं उनकी पड़ताल एसआईटी ने शुरू कर दी है। इस 5 घंटे के वीडियो में ये खंगाला जा रहा है कि ये क्या वीडियो हैं, क्या कंटेंट है, धर्म प्रचार है या धर्मांतरण कराया जा रहा है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर वो मंडलायुक्त, कानपुर के मंडलायुक्त आवास का ही है। और जो तथ्य निकल करके अभी तक प्रारंभिक जांच में सामने आए हैं, सबसे पहले एसआईटी का फोकस है फैक्ट फाइंडिंग में, यानी जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। जी। लोकेशन जो एसआईटी के जो सूत्र हैं हमारे, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि वीडियो मंडलायुक्त आवास का ही है। इसके अलावा जो तथ्य निकल करके आए हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि करीब 5 घंटे का ये फुटेज बताया जा रहा है, कुछ मिनटों का नहीं है। साल 2015 जुलाई और अगस्त महीने का ये फुटेज है, वीडियो जो वायरल हुआ है और जो एसआईटी ने रिकवर किया है। कुछ लोगों से पूछताछ की है जो आवास में उस वक्त भी काम करते थे जब मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन कमिश्नर थे और आज भी काम करते हैं। उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और काफ़ी अहम जानकारी उन लोगों ने दी है कि जब मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन तैनात थे कमिश्नर के रूप में कानपुर में, तो वो पूजा पद्धति पर सवाल उठाते थे और जाहिल तक कहते थे। तमाम सवाल उठाए गए हैं। आवास पर लगातार अनजान लोग, बाहरी लोग यहाँ पर आते थे और मजलिसें लगा करती थी।
खौफ और नौकरी की मजबूरी के चलते जो कर्मचारी थे वहां के, वो अपना मुंह बंद रखे थे और नहीं कुछ कहते थे। लेकिन अब जब एसआईटी की टीम पहुंची है और जब इतना हाई प्रोफाइल मामला हो गया, मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपनी है 7 दिन के अंदर, तो पूछताछ। ये बहुत गंभीर बात है रतीश, ये आप जो बता रहे हैं तो बहुत ही गंभीर मामला है रतीश, के कर्मचारी कह रहे हैं कि पूजा नहीं करने दी जाती थी वहां पर और मजलिसें वहां पर लगती थी और उनको डराया जाता था। अगर ये बात है तो ये तो बहुत ही गंभीर, बहुत सीरियस एलिगेशन है रतीश। ये बताइए कि उनकी लिखी कथित तौर पर कितनी किताबें एसआईटी ने अभी तक बरामद की? बिल्कुल, देखिए कथित तौर पर जो किताबें बताई जा रही हैं वो 4 किताबें मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन के नाम से लिखी गई। उनमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जाता था और ये कहा जाता था कि ये किताब जिसको भी मिलती है वो पढ़ने के बाद उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करता है और उसके बाद अनुसरण करने लगता है। ये कथित तौर पर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है उनमें साफ तौर पर सुना जा सकता है कि इतनी बेहतरीन किताब है कि लोग इसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इस पर लिखे हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं और उसके बाद कलमा पढ़ लेते हैं। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन 2 किताबें, शुद्ध भक्ति और शुद्ध उपासना, ये 2 किताबें एसआईटी ने रिकवर कर ली हैं और अब इनका अध्ययन किया जा रहा है कि इनमें क्या आपत्तिजनक चीजें लिखी गई हैं। एक बात और निकल के आ रही है कि अगर ये मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन जो सीनियर आईएएस अधिकारी है उनके द्वारा लिखी गई थी तो लोक सेवक एक नियमावली होती है, उसमें बिना किसी परमिशन के कोई भी लोक सेवक ऐसी किताबों को नहीं लिख सकता है। और एक आपत्तिजनक चीज और हमारे सूत्र बता रहे हैं एसआईटी के इस किताब में मिली है कि इस किताब में लिखा गया है कि कलयुग का जो कल्कि अवतार है वो मोहम्मद साहब है। यानी बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक चीजें इसमें लिखी गई हैं और साफ तौर पर एसआईटी के सूत्र जो हमें बता रहे हैं वो काफी आपत्तिजनक भी है। कैसे बरगलाया गया है, कैसे बरगलाया जाता था, जो आरोप लगे हैं इस तरीके से सामने आ रहे हैं और एसआईटी अपनी जांच आज से और तेज करने जा रही है क्योंकि 12 बजे के आसपास जीएल मीणा, डीजी सीबीसीआईडी और एसआईटी प्रमुख कानपुर पहुंचेंगे और उसके बाद एसआईटी के और ज्यादा सघन जांच में लगने की बात कही जा रही है। ठीक जी रतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जो आपने हमारे दर्शकों को दी। अब आगे बढ़ते हैं। महंत नरेंद्र गिरी केस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सीबीआई के पास आरोपियों के कनेक्शन की जानकारी है। आद्या और संदीप तिवारी से नए फोन के जरिए बात करता था आनंद गिरी। जी हां, आनंद ने हरिद्वार में 16 अगस्त को एक नया फोन खरीदा था। नए मोबाइल से कुछ ही खास लोगों से बात करता था आनंद के फोन की सीडीआर से सीबीआई के पास ये अहम जानकारी हासिल हुई है। सीबीआई ने उस फोन को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही हरिद्वार में मोबाइल के उस कारोबारी से भी पूछताछ की है। मामले की जांच कर रही सीबीआई को गिरफ्तार तीनों आरोपियों के आपसी कनेक्शन की भी अहम जानकारी मिली है। आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से बात करने के लिए आनंद गिरी ने यह नया मोबाइल फोन खरीदा था। हम चलेंगे मोहम्मद मोइन के पास, हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। ये अहम बात, ये अहम जानकारी मोइन ना सीबीआई को हाथ लगी है कि नया फोन खरीद के 16 अगस्त को नए फोन के जरिए संदीप तिवारी और आद्या तिवारी के संपर्क में थे आनंद गिरी। इसका मतलब खास लोगों से संपर्क करने और 2 लोगों से बात करने के लिए मोबाइल फोन खरीदने का मतलब क्या हो सकता है मोइन, जो सीबीआई निकाल रही है? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का कनेक्शन जो है वो महंत नरेंद्र गिरी की मौत से हो या ना हो, उनकी खुदकुशी से हो या ना हो, लेकिन ये जरूर है कि तीनों के आपसी कनेक्शन बहुत जबरदस्त है और आपस में बात करने के लिए ही आनंद गिरी में 16 अगस्त को हरिद्वार से एक मोबाइल फोन खरीदा था और इस पर वो ज्यादातर आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से बात करते थे। कुछ अन्य करीबी लोगों से बातचीत होती थी, लेकिन ज्यादातर बातचीत इस फोन से आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से ही होती थी। आनंद गिरी ने सीबीआई से हुई पूछताछ में ये जानकारी भी दी है कि उन्होंने इस फोन को इसीलिए खरीदा था ताकि इस पर जो है आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से लगातार बात होती रहे, बातचीत में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो जिस कारोबारी के यहाँ से ये मोबाइल फोन खरीदा गया था उससे भी सीबीआई ने उसका भी बयान दर्ज किया है, वो रसीद हासिल कर ली है, वो मोबाइल फोन सीबीआई ने बरामद कर लिया है। और एक और अहम जानकारी सीबीआई के हाथ लगी है कि इस मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था और नंबर बदल बदल करके आद्या तिवारी, संदीप तिवारी व दूसरे लोगों से बातचीत की जाती थी। बातचीत का मकसद क्या था, ये गोपनीय फोन आखिर क्यों खरीदा गया, क्या कुछ इसके पीछे कहानी थी, अब सीबीआई इसकी पड़ताल और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सीबीआई जब इस पूरे मामले का खुलासा तो उसमें ये मोबाइल फोन भी बेहद अहम साबित हो।
क्योंकि इसी के सहारे जी, जी। सीबीआई जांच की कड़ी जी बिल्कुल ठीक आपने मोहम्मद मोइन, बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए। अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को। और एक और बड़ी खबर इसी प्रकरण से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। सुसाइड नोट पर किए गए हस्ताक्षर महंत नरेंद्र गिरी के ही हैं। जी हां, जांच एजेंसियों की पड़ताल में यह बात सामने आई है। सीबीआई से पहले एसआईटी ने भी इस हस्ताक्षर की जांच की। दस्तखत का मिलान महंत नरेंद्र गिरी के बैंक खातों से किया गया, मठ के दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षरों से किया गया, बैनामे में उनके हस्ताक्षर से किया गया, वसीयतनामे में उनके हस्ताक्षर से किया गया। और मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन ज्यादातर राइटिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि हस्ताक्षर उनके ही हैं। हस्ताक्षर को राइटिंग एक्सपर्ट्स ने माना है कि ये महंत नरेंद्र गिरी के ही हैं, क्योंकि उनके हस्ताक्षरों के मिलान दूसरे दस्तावेजों पर, जो कानूनी दस्तावेज है, उन पर उनके हस्ताक्षरों से की गई और ये पाया गया कि हाँ, ये हस्ताक्षर नरेंद्र गिरी के ही हैं सुसाइड नोट पर। लेकिन अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है सारे प्रकरण और दस्तखत की और राइटिंग की। इधर कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता संदिग्ध मौत में पुलिस के हाथ अभी तक खाली। 3 दिनों बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं अपराधी। सीएम के आदेश पर इंस्पेक्टर जे सिंह, एसआई अक्षय मिश्रा पर मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा एसआई विजय यादव पर भी मामला दर्ज किया गया है। धारा 302 के तहत हत्या की धाराओं में, दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या की धाराओं में इन 3 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हो पाई है। सवाल है क्यों अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्यों अभी तक 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली? इस तरीके से कैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? इस तरीके से कैसे प्रमाण जुटाए जाएंगे अगर मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? इसी मामले पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आ रहा है। अखिलेश ने पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल खड़े किए। भाजपा सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। ट्वीट देखिए उनका ट्वीट हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये रहा। मनीष गुप्ता हत्याकांड में पुलिस वालों की गिरफ्तारी न होना यह दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए हैं, उन्हें फरार कराया गया है। दरअसल कोई आरोपियों को नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है, क्योंकि इसके तार वसूली तंत्र से जुड़े होने की पूरी आशंका है। जीरो टॉलरेंस भी भाजपाई जुमला है। और इधर गोरखपुर में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया युवक को। मामूली सी बात पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मारपीट और तोड़फोड़ की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन करने का दावा कर रही है पुलिस। ये आप सीसीटीवी देख लीजिए। उसी रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में यह घटना हुई है, यह वारदात हुई। इस बार जिस युवक की हत्या की गई इसका नाम भी मनीष प्रजापति है। देखिए दबंगों ने कैसे, बल्कि इसमें एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल था जिन्होंने पीट डाला सिर्फ मामूली सी बात पर। जब शराब देने से, मुफ्त की शराब देने से इनकार किया गया तो इन दबंगों ने, हिस्ट्री शीटर ने पीट कर इस युवक को मौत के घाट उतार दिया। गोरखपुर के उसी थाना क्षेत्र की वारदात। हत्या जिस युवक की हुई वो मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है और उसका नाम भी मनीष प्रजापति। कई टीमों का गठन करने का दावा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। पीट कर युवक की हत्या की गई है। बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं गोरखपुर की पुलिस पर, खासकर रामगढ़ थाना इलाके में कानून व्यवस्था की स्थिति पर, वहां की पुलिस पर, उसकी कार्यशैली पर। गोरखपुर में एक और हत्या चंद घंटों के भीतर, और इस पर हमारे संवाददाता, गोरखपुर संवाददाता नीरज श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट देखिए। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या को अभी 72 घंटे भी नहीं बीते और उसी रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के ये देवरिया बाईपास रोड के पास एक और घटना हो जाती है। और इसमें भी जो मौत का शिकार हुआ वो 25 साल का युवा जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, वो उसका भी नाम मनीष प्रजापति है। और आप देख सकते हैं जो मॉडल शॉप है यहाँ पर 5 से 7 की संख्या में मनबड़ आते हैं और ये आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये शराब की बोतल का डब्बा पड़ा हुआ है, मॉडल शॉप है और यहाँ लोग पीने के लिए आते हैं। और जो वेटर था मनीष, वो यहाँ पर सर्विस दे रहा था, सर्व कर रहा था।
उसी दौरान 5 से 7 संख्या में जो मनबड़ आते हैं वो यहाँ पर वारदात को अंजाम देते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून भी, आपको ये जो घटना स्थल है वहाँ पर इसको डिवाइडर बनाया गया है और पुलिस ने इस जगह को घेर दिया है और बीच में खून भी आप दिखाई दे रहा है कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। ये टूटी प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गई हैं। चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ उन्होंने बैठकें की लखनऊ में और इसके बाद अब वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गई। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी अपने यूपी दौरे के बाद वापस रवाना हुई हैं दिल्ली के लिए।